अरे जाम मोड़ने तो परेशान कर रखो है, कछु खाती नहीं है। अरे नहीं, हम सोचे थोड़ा डरा दे उसको। अब तुम्हारे लाने तो सब करना पड़ेगा ना। कितने दिन रखना पड़े जाम मोड़ी को? अरे ज्यादा दिन मोड़ी को नहीं रख सकते। परसों हमारा अगला कांड है, अब करते हैं कछु हम। रखता हूं मैं। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के इस एपिसोड में मैं रणदीप हुड्डा आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश के कई हिस्सों में रस्म और परंपरा के नाम पर औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसी ही एक रस्म है सर ढकाई, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य के नाम पर आज भी हमारे देश में औरतों को खुलेआम खरीदा और बेचा जाता है। और बेचने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उसी के घर के लोग होते हैं। आसानी से कमाए जाने वाले पैसे की आदत बहुत बुरी होती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने की ऐसी एक कहानी मैं लेकर आ रहा हूं अपनी फिल्म लाल रंग में, जो हम इंसानों के खून की तस्करी की कहानी है। यह अजीब इत्तेफाक था कि भोपाल की पुलिस जिस बच्ची को ढूंढते हुए भमोड़ी आई, वो अंडा गैंग के एक सदस्य भूरा की गिरफ्त में थी। जहां एक तरफ भमोड़ी पुलिस अंडा गैंग को पकड़ने की तैयारी में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस भी भमोड़ी पुलिस की मदद से संगीता के भाई कुंदन तक पहुंच चुकी थी। अब देखना यह था कि सच का कौन सा नया पहलू सामने आने वाला था। इंडिया, आज शाम को बड़े बड़े ठाकुर आने वाले हैं, ठीक है? तो बढ़िया नाच होना चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है? क्या होगा हुजूर? हमको बुला लेते, हम आ जाते थाने। बड़े साहब हैं भोपाल से, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। ऐसा बैठिए साहब। नहीं, जरूरत नहीं, तलाशी लीजिए। क्या गलती हुई है हुजूर? इसको पहचानते हो? ये तो हमारी बहन है, हमारी बहन सितारा। कहाँ है जे? कई बरस से देखा ना इसे। सितारा खून हुआ है इसका। खून? हे भगवान, जी कहोगे? हे भगवान, काय वापस बुला लो। सितारा, देख कुंदन, हमारे सामने ये रोने धोने की एक्टिंग मत कर। साफ साफ बता, सितारा की बेटी कहाँ है? बेटी? जी क्या कह रहे हो हुजूर? हमारी बहन मोड़ी जी नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं। सर, पूरा घर सर्च कर लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कुंदन, सच सच बता, कहाँ छुपा है बच्ची को? बोल। सरकार मालिक हुजूर, हमको नहीं पता का, हमको कुछ नहीं पता का हमारी बहन मोरी जनी है। 8 बरस हो गए उसके शकल देखे हुए। अब क्या पता हमें वहाँ के बारे में। तू नहीं बेचा था ना अपनी बहन को सर ढकाई की रस्म के नाम पे? तुझसे ही डर के भागी थी ना वो। अब हुजूर एक बार कह देती कि हमको शादी करनी है, करा देते। अरे साहब, ये तो रिवाज है हमारी बिरादरी का, एक बार शादी हो जाए तो फिर सर ढकाई नहीं हो सकती। अरे साहब, हमसे तो कछु कही नहीं, हम करते तो क्या करते? हम कौनो जबरदस्ती नहीं किए। हम का, हमारे पूरे समाज में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मोड़ी की सर ढकाई के लिए। तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अब कान खोल के एक बात सुन ले, इस गांव को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। शुक्ला जी, इस पर 24 घंटे नजर रखिएगा। सर, इंस्पेक्टर प्रताप, कुछ पता लगा कुंदन से? कुंदन से मिले, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। उन जैसे लोगों से सच की उम्मीद करना ही बेकार है। सालों को बचपन से ही झूठ की गुट्टी पिलाई जाती है। चौहान सर, उस बच्चे की तस्वीर सारे थानों में भिजवा दी है? हाँ सर, भिजवा दी है। वेरी गुड। इंस्पेक्टर गुप्ता, प्लीज आप ही अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं सबको एक्टिव कर दीजिए। डोंट वरी, हमने अपने खबरी राजू को काम पे लगाया है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। और वो जिमी ठाकुर, उसके बारे में कुछ पता चला? चीफ, अगर ये कांड जिमी ठाकुर ने करवाया है तो उसका कोई ना कोई आदमी इसमें जरूर शामिल होगा। उन सब पर नजर रखिए और कुंदन और जिमी ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकलवा ली है। दबंग है, यहाँ का खानदानी रईस भी है। दबंग? अच्छा शुक्ला, हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? परसों का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंडा गैंग का ये आखिरी हमला होगा। परसों के लिए हमने अपनी बेस्ट ऑफिसर्स की टीम तैयार की है। गुड।
मिली? सर, बच्ची नहीं मिली। अरे अब कहाँ है वे जवानी के शौक, चादर ढकाई वगैरह। अब तो हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहे। सच्ची कहे तो हमें याद भी नहीं है कि जा कितने बरस पुरानी बात। ठाकुर साहब, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए, दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी। हो सकता है अब वो शौक नहीं रहे, लेकिन जख्म पुराना और वो भी गहरा अब तक तो नासूर बन चुके होंगे। एक मोड़ी आपके चेहरे पर तमाचा मारकर भाग गई और आप भूल गए। आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। अरे बो ने तो ऐसी तन बदन में आग लगाई थी कि और हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि एक पेड़ वो हमारे हाथ लग जाए। वह मोड़ी की किस्मत अच्छी थी कि वह मिली नहीं। ठाकुर साहब को फोटो दिखाओ। ठाकुर साहब, इस बच्ची को पहचानते हैं आप? कपड़े लड़कों जैसा पहनती है ये लड़की? कौन है जा? हमें तो कच्छु याद नहीं। ठाकुर साहब, लगता है आपकी याददाश्त ने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता दीजिएगा। उम्मीद कीजिएगा कि हमें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। कॉपरेशन के लिए थैंक यू। चलते हैं। अबे जो का हो रहा है? ये लोग हमारे पास तक कैसे पहुंच गए हैं? आवाज नहीं पहचान रहे हो? जिम्मी ठाकुर बोल रहे हैं। आप लोग बमोड़ी के जिम्मेदार अफसर हैं और आपके हाथ में कमान है बमोड़ी की। और हमको पता है अंडा गैंग क्या कर रहा है 1 साल से। पूरी टीम एक साथ धावा बोलेगी, एक साथ पकड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अरे क्या सोने के लाने आए हो? अरे नहीं भैया, तैयारी क्या तुम्हारा बाप करेगा? कर रहा है भैया, कर रहा है। ये बात सब कान खोल के समझ लो। अपनी गैंग के नाम तक से पुलिस घबराता है। इज्जत का सवाल है। दिन में डाका डालना है। सब अपनी अपनी जगह याद कर लो। जी भैया। अब तक के ज्यादातर अटैक्स हाईवे के इस स्ट्रेच पर हुए। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है। मुश्किल होता है किसी का पीछा करना, लेकिन इस बार हमारी टीम तैयार है। अंडा गैंग के कम से कम 2-3 लोग जिंदा हाथ आने चाहिए। सभी लोग एक साथ कार्रवाई करेंगे और एक साथ धावा बोलेंगे। सब क्लियर? सर, हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हम 1 किलोमीटर पीछे फॉलो कर रहे हैं। हे जुगनू, सफेद रंग का गाड़ी आ रहा है। निशाने पे बैठा है ना? अरे भैया चिंता मत कीजिए, आप निशाने पे बैठे हैं हम। चलो ना सब। सर, अटैक हो चुका है। वाइपर मत चलाना गलती से भी। हम 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं तुम्हारे पीछे। जैसे ही हम रेंज में पहुंचेंगे तुम इन्फॉर्म करेंगे। तब तक गाड़ी मत रोकना एंड तब तक ड्राइव स्लो। सर, शुक्ला गाड़ी रोक दो। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा हूं।
मौड़ी पुलिस ने अंडा गैंग का न सिर्फ हमला रोका बल्कि उनके कुछ साथियों को मार गिराया और कुछ को हिरासत में ले लिया। अंडा गैंग की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी थी। अंडा गैंग का सदस्य जुगनू भी उनकी हिरासत में था, जिसके जरिए पुलिस गैंग के सरदार भूरा को पकड़ने की कोशिश में थी। भूरा के साथ ही जुगनू ने भोपाल पुलिस को बताया कि संगीता उर्फ सितारा का खून भूरा ने किया था और उसी ने सितारा की बच्ची गुड़िया का अपहरण भी किया था। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जुगनू की फोन की लोकेशन का संगीता के मर्डर की लोकेशन पे पाया जाना इत्तेफाक था या इंटेंशनल। यह बात भोपाल पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी, मगर भोपाल पुलिस के लिए अभी भी अधूरी सफलता थी, क्योंकि भूरा उस बच्ची गुड़िया को लेकर फरार था। क्या मकसद था गुड़िया को उठाने का और वो आखिर थी कहां? किसके कहने पे भूरा ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। अभी आज कहाँ जाना है? सर अंदर वाली गली। हवलदार पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर गुप्ता, चौहान सर। सर यहाँ तो कोई नहीं है। बुलाओ उसे। झूठ बोल रहा था, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है बच्ची? सच में नहीं पता साहब, भैया यहीं पे लेके आते थे बच्ची को। किसके कहने पे किया ये? बच्ची के साथ क्या करने वाले? सच में नहीं पता साहब, भूरा भैया ने कहा तो कर दिया साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने तो भैया से पूछा भी था कि डबल मुसीबत क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा, कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर प्रताप, जिस आदमी खोज में आप आए हुए हैं उसी आदमी के गैंग को हम भी खोज रहे हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस अंडा गैंग वाले भूरा ने उस औरत का मर्डर क्यों किया और उस बच्ची को क्यों उठाया? उनका काम तो डकैती है। भूरा ने जुगनू से कहा था कि कुछ काम दिल के लिए करने पड़ते हैं। दिल के लिए मतलब औरत के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जिमी ठाकुर ने भूरा को भेजा हो या फिर कुंदन ने, क्योंकि जुर्म करने का मकसद तो उन दोनों के ही पास है। वैसे भूरा का फोन ट्रेस करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन उसी दिन से बंद है जिस दिन हमला हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता, ऐसे लोग तो अपना नंबर बार बार बदलते ही रहते हैं। हमने अपने खबरी जिमी ठाकुर और कुंदन दोनों के घर पर लगाए हुए, हो ना हो इन्हीं दोनों में से कोई एक शामिल है इस कांड में। और सर अपने पुलिस स्टेशन से भी खबर आई है कि सुधीर अपने बच्चे के लिए रोज चक्कर काट रहा है। ये मोड़ी इतनी रहेगी अब, नाचवा सिखाओ से, बड़ी होके माँ के समान नचनिया बननी चाहिए। हमारो कछो दिन आनो जानो लगो रहे, ख्याल रखियो। मोड़ी हेलो साहब जी, साहब जी कुंदन के घर के बाहर खड़ा हूँ। साहब जी अभी कोई आदमी कुंदन के घर के पीछे के दरवाजे से निकला है। पीछा कर उसका और नजर रख उस पर। हाँ साहब। हाँ सुन, जैसे कुछ पता चले बताना मुझे, मैं आता हूँ। हाँ साहब बिल्कुल।
क्या होगा साहब? और अपना करता हूँ, बता दे। चल, अरे चल कपड़ा तो पहन ले, कपड़ा तो पहन ले साहब, कपड़ा तो पहन ले। कपड़ा तक ले जा रहा अभी। बता कहाँ छुपा कर रखा बच्ची को, बोल। साहब अभी कुछ नहीं मालूम साहब। कौन कौन आता है तेरे घर में? कोई नहीं आता साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल। देख, जब तक तू बोलेगा नहीं ना, ऐसा ही ठुकता रहेगा। साहब हाँ कसम साहब, आपको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता साहब। कौन आता है, क्या आता है? चंदर, तू यहाँ? ते अपनी बहन को तो मार। अब जब बताओ ना मोड़ी कहाँ छुपा के रखे है? अरे बहुत सारे हमारे मोड़ी कहाँ है? हम नहीं कर सकते। बता दे हमारे मोड़ी को, बता दे हमारे मोड़ी कहाँ छुपा के रखा है? हम इससे कर देगा मोड़ी। बता दे कितना हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी। ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला और जिमी ठाकुर पर भी हमारे आदमी नजर रखे हुए हैं। उसके आदमियों से भी पूछताछ की, लेकिन वो संदिग्ध निकल के नहीं आया। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। चलो आओ बैठो। चलो। जे कितने लाया मालिक? चाहिए हमारी हवेली। चल अंदर। चिप, कहाँ ले जा रहे? चल अंदर। ये सर पूछे, इसका सच से जवाब दे। विंदिया, अपनी बहन सितारा को तूने ही मरवाया ना? जी सब कहाँ हो रहा है ठाकुर साहब? जी आप हमारी सर ढकाई करके कहाँ ले आए? हम जी को पूछ रहे हैं, हम वाला अपनी जीजी को क्यों मारेंगे? अच्छा, अपने आप को बहुत शातिर समझती हो तुम, और अपनी जीजी के साथ ये प्यार का नाटक हमारे सामने मत कर। तुझे क्या लगा था किसी को तुझ पर शक नहीं होगा? अरे तुझ पर तो तभी शक हो गया था जब रात में तेरे घर से आदमी निकला था। साहब, ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। कुंदन के घर में कुंदन के अलावा उसकी पत्नी और छोटी बहन बिंदिया है, जैसा कि जुगनू ने बताया था। कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। बूरा ने ये कांड दिल के लिए किया है। बस अब ये पता करना है कि बूरा का दिल किस पर आया है, बिंदिया पर या फिर तो बूरा का दिल तुझ पर आया था। तू ही इस कांड की सूत्रधार। तेरा फोन टैप किया था हमने, अपनी सच्चाई तूने खुद ही बता दी। ले सुन। हेलो, मोड़ी को नाच सिखाने का इंतजाम ठीक से हो गया ना? और हाँ सुन, जरा संभल के, पुलिस हमारे भैया को उठाकर ले गई है। अरे तू काहे चिंता करे, आज तक तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ए बिंदिया, तेरा बहुत ज्यादा डर है, तू कब मिलेगी? अभी कहाँ, अभी तो हमें सर ढकाई के लिए तैयार होना है। सितारा ने जिस डर की वजह से अपना नाम बदला, अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखा, आखिर में वो डर सच साबित हुआ। सितारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कांड उसकी खुद की बहन कर सकती है। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे, सुधीर ने बताया हमें।
वो सपना देख रही थी तुझे भोपाल बुलाने का। काहे का सपना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जीजी ने। और आपको क्या पता है, 15-16 साल के थे जब जीजी अपनी सर ढकाई के वक्त भाग गई, और उसके कारण हमारे साथ ये सब हुआ। हम नचनिया बन गए। और वो जिम्मी ठाकुर, उसने बदला लिया हमसे। हमारा पूरा बदन छलनी कर दिया। और उसके बाद हमें पक्का भी नहीं रखा उसने। ठाकुर में ठाकुर, ठाकुर में ठाकुर बदलते गए। जो घर हम दोनों बहनों को मिलके चलाना था, उसका सारा बोझ हम पर आ गया। और वो हमारा भाई, छी! माफ कर दो मालिक, हमें क्या पता कि जी मोड़ी ऐसा कुछ कर। मालिक मालिक माफ कर दो मालिक, हम भरपाई कर देंगे मालिक, हम भरपाई कर देंगे। हमारे पास सितारा से भी अच्छी एक मोड़ी है, हमारी छोटी बहन बिंदिया। बिंदिया, है ना? अरे आना। ये सब हुआ चिच्ची के भागने की वजह से। नफरत नहीं होगी काम है हमारी चिच्ची से। बदला लेने की आग हमारे दिल में लगने लगी। चिच्ची तो अपना घर बसा के बैठ गई और हम नचनिया से फतुरिया बन गए। नफरत नहीं होगी काम है हमारी बहन से, पर हम क्या करते? किसी को नहीं पता था कि चिच्ची गई कहाँ है। और इतने सालों बाद जब चिच्ची ने हमें खुद फोन किया तो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कैसी हो बिंदिया? हम सितारा बोल रहे हैं। दीदी, बिंदिया कैसी हो? कैसी हो पूछ रही हो या मजाक उड़ा रही हो? जीजी, खुद तो तुम चली गई और हमें यहाँ छोड़ गई नचनिया बनने के लाने। ऐसा काहे कह रही हो बिंदिया? हम तुमको भी यहाँ बुला लेंगे। हम यहीं रहते हैं भोपाल में। हम चंदर से बात कर रहे हैं, जब सारा इंतजाम हो जाएगा ना तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और तुम जानती हो हमारी एक बेटी भी है जो पूछती रहती है कि मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी। भोपाल में कहाँ रहती हो जीजी? हमारे लाने कुछ भी कर सकते हो ना? किसी की जान लेनी है क्या? बोल दो। हमें बदला लेना है। तुम्हारे लाने तो हम सब करेंगे। ये रहा जीजी का पता और ये रहा जीजी का फोटो। हमें जीजी की बेटी चाहिए। अब वो बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। हम उसे नचनिया बनाएंगे। करोगे ना? तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लाने तो सब करेंगे। इसीलिए बुरा के हाथों तूने अपनी बहन को मरवा दिया। बिंदिया, सच सच बता, कहाँ है बुरा? और उस बच्ची को कहाँ छुपा रखा है? साहब जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर भूरा को पता चलेगा ना कि आप हमें जहां ले आए हैं, तो ना आपको बच्ची मिलेगी और ना भूरा। बिंदिया, भूरा को पता कैसे चलेगा? शायद तू भूल रही है, तो पूरे गांव के सामने सर ढकाई के बाद इस ठाकुर के साथ निकली, और ये ठाकुर हमारा आदमी है। पुलिस तो वहां थी ही नहीं। तुझे सीधा सीधा गिरफ्तार करते ना तो भूरा को पता चल जाता, और अगर भूरा को पता चल जाता तो वो बच्ची को मार देता। इसीलिए पूरे गांव के सामने तुम्हें ये ठाकुर सर ढकाई के नाम पर उठाकर लाया। देख,
अब और होशियारी नहीं, अब तू खुद हमें अपने आशिक तक पहुंचाएगी। सुबह होते ही वो तुझे फोन जरूर करेगा। सर, अननोन नंबर है सर। स्पीकर पे डालो, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं विनीता। सब ठीक है? कैसा है ये राजस्थान वाला ठाकुर? हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर, फिर से अननोन नंबर है। स्पीकर पे डालो। हम बोल रहे हैं, निकले कि नहीं अभी तक ठाकुर के घर से? हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस तुम तालाब के पास हमें मिलो। जाका हुआ अचानक, आज ही शादी करने का मन है क्या हमसे? ठीक आधे घंटे में पहुंच जाओ। ये रुक क्यों गया? बिंदिया, चल सामने जा। गोली नहीं चलागा। अरे भैया जी, हम आप ही को फोन मिलाने वाले थे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे कौन है साहब? साहब मेरे क्या साहब? मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं। भूरा, जुगनू और बिंदिया पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर संगीता की हत्या, हत्या की साजिश और गुड़िया के अपहरण के चार्जेस लगे हैं। ये कहानी यूं देखे तो एक परिवार की आपसी रंजिश की कहानी है, लेकिन इसके मूल में है एक प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसकी आड़ में लड़कियों का शोषण होता आया है और अब भी हो रहा है। इस हफ्ते आपने क्राइम पेट्रोल डायल 100 में देखी औरतों और बच्चों पे होने वाली अपराध की दर्दनाक कहानियां। ये अपराधों की कहानियां नहीं, हमारे समाज की बीमारियों की कहानियां हैं। एक तरफ आपने देखा कि एक लड़की जिसका रंग काला था, कैसे उसकी रंग की वजह से उस पर तरह तरह के अत्याचार हुए, और दूसरी तरफ एक बच्ची पर उसके अपनों के ही द्वारा शोषण करने की शर्मनाक दास्तान। अपराध की ना कोई जगह होती है, ना कोई परिवेश। अपराध के पीछे होता है सिर्फ कमजोर चरित्र, बदला, लालच या स्वार्थ। अब मैं रणदीप हुड्डा आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
चेक करो आजू बाजू में। सर वॉच। सर लड़की के पास पड़े बैग से जो सामान मिला है, इन पर से फिंगरप्रिंट्स लेकर हमने एनालिसिस के लिए भेज दिया। लेकिन सर लड़की की बॉडी क्लेम करने के लिए कोई आया नहीं है। और आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट इस उम्र की लड़की की? सर हम पता लगा रहे हैं। ये छड़ी, ये बोलकर टाइम बताने वाली घड़ी, ऐसा सामान तो नेत्रहीन लोग ही यूज करते हैं। पहला गैस यही है कि इस लड़की का सामान है, लेकिन किसी और का भी हो सकता है। सर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि ये लड़की नेत्रहीन थी तो ये सारा सामान उसी का होगा। वैसे केस तो एक्सीडेंट या सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन मर्डर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, बस टिकट्स की जांच करवाओ, शायद लोकेशन का कुछ आइडिया मिले। सर हाँ सर, ये टिकट हमारी बस कंपनी की है। और सर ये कल का टिकट है, हबीबगंज से भोपाल जंक्शन के लिए काटा गया है। और सर बाकी टिकट्स या तो हबीबगंज जाने के लिए है या हबीबगंज आने के लिए। ये टिकट्स हमें एक नेत्रहीन लड़की के पास से मिले। ये टिकट आपने काटी है? हमारी कंपनी की बहुत सारी बसेस और बहुत सारे कंडक्टर, बताना मुश्किल है सर किसने काटा है, क्योंकि सर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, किस किस को याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हबीबगंज चलो। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? नहीं। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ साहब, पीछे वाली सोसाइटी में एक लड़की रहती है, उसका भाई रोहन यहीं ऑर्डर दे जाता है और उसके यहाँ सामान पहुँचाने मैं ही जाता हूँ साहब। हमें उसका घर दिखाओ। क्या हो गया साहब? यहाँ कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ, अनुराधा रहती है। हमें शक है कि उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। क्या? अनुराधा का एक्सीडेंट हो गया? कल? अच्छा उसके घर में कोई और नहीं है, माँ बाप वगैरह? इसके माँ बाप जैसे हैं साहब, बस एक भाई है उसके साथ उसका। तो इस वक्त उसका भाई कहाँ है? किसी काम से चंडीगढ़ गया हुआ है। रोहन को क्या जवाब देंगे अब? रात को तो हम आए थे, दरवाजा भी खटखटाया था हमने सोचा कि सो रही होगी, डुप्लीकेट चाबी रहती है हमारे पास। सुबह जब हमने घर खोलकर देखा, कोई नहीं था घर में। अगर घर में कोई नहीं था तो आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हमने सोचा कहीं गई होगी साहब। ठीक है, उसके घर की डुप्लीकेट चाबी ले आई। यही है अन्नू। आप लोगों को हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त के लिए आना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? रोहन को क्या जवाब दूंगी अब? अनुराधा और रोहन को हम अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं इंस्पेक्टर साहब। और आपके बच्चे? हमारा बच्चा नहीं है साहब। इन लोगों को आप कब से जानते हैं? जब से ये हमारे पड़ोस में रहने आए थे, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। अगर अन्नू को जरा सा भी कुछ हो जाता तो रोहन पूरा घर सर पर उठा लेता था साहब। अरे क्या हुआ? कमीने! लगी तो नहीं बेटा? हाथ पाँव तोड़ दूंगा तेरा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्या हुआ? ये यहाँ के बच्चे ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ज्यादा जोर से नहीं लगी, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, रोहन के आते ही हमें इन्फॉर्म कीजिए, बॉडी सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती है। आखिरकार एक डेड बॉडी को उसकी पहचान मिल गई।
अब सिर्फ उसकी मौत के कारणों पर से पर्दा हटाने का काम बाकी था। पहली नजर में तो ये सुसाइड या एक्सीडेंट का केस ही मालूम हो रहा था, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। सवाल यह था कि एक 18 साल की लड़की की जिंदगी में ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया, और जिस भाई के वो इतने करीब थी उसे छोड़कर जाने का कदम उसने कैसे उठा लिया। ये माना कि आत्महत्या करने वाला इन सारे लॉजिक्स के परे होता है, लेकिन क्या ये वाकई एक आत्महत्या का मामला था? और पुलिस अपनी तहकीकात से हत्या के विकल्प को नहीं निकाल सकती थी। सिर्फ लाश की शिनाख्त करना पुलिस का मकसद नहीं था, बल्कि ये पता लगाना था कि आखिरकार अनुराधा के साथ हुआ क्या था। भैया भैया भैया, टाइम क्या हो रहा है? डॉक्टर अंकल ने कहा था 9 बजे दवा लेने को। अनु, हर बात मैं ही तुम्हें बताऊं क्या? तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती? भैया मैं कैसे? ऐसे। ये क्या है भैया? ये घड़ी है। अब टाइम जानने के लिए तुझे मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, बस ये बटन दबाया और थैंक यू भैया। मेरी बहन अंधी जरूर थी, पर वो जन्म से अंधी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। अरे भाई चलो भाई चलो, देर हो रही है, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? नहीं बस तैयार हो गई, चलो ना। हम चाचा जी के यहाँ से सुबह 6 बजे तक आ जाएंगे। बाय बच्चे। अंकल के यहाँ से वो कभी नहीं लौटे। कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बहुत बुरे दिन थे वो हमारे लिए। मैं खुद इतना बड़ा नहीं था कि अनुराधा को संभाल सकूं, पर समय सब सिखा देता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लग गया था, लेकिन एक दिन अचानक अनुराधा की आंखों में दर्द उठा। क्या हुआ अनु? भैया मेरी आँख और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक, मैं आइस पैक लेके आराम मिल रहा है? पहले उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता रहा, और आखिर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता है। नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना है। भैया मुझे कुछ सही से नहीं दिखता है भैया। हाँ तो हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। भैया मुझे इस अंधेरे से निकालो भैया, मुझे बहुत दर्द होता है। सब ठीक हो जाएगा। अनुराधा ने तो धीरे धीरे अंधेरे को एक्सेप्ट कर लिया, पर अंधेरों ने उसके अंदर की जीने की रोशनी को ही निकल लिया। किसी डॉक्टर को दिखाया था उसे? छोटे बड़े हर डॉक्टर को दिखाया था, फिर उनके कहने पर हैदराबाद भी लेकर गया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या अनुराधा डिप्रेस भी थी? मतलब क्या यह हो सकता है कि वो खुद ट्रेन के सामने आई हो? सुसाइड? पता नहीं सर, पर पहले भी उसने 1-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अनु, ये मैंने कुछ पकौड़े। अनु क्या कर रही है? नहीं, अरे रोहन, रोहन, छोड़। सर नहीं करते रोहन। क्या हुआ आंटी? रोहन के हाथ काट रही चाकू से अपना। हाथ काट? मेरा दम घुटता है, मुझे नहीं जीना है, मुझे छोड़ो। चुप कर, इसे नहीं करते बेटा। श्रीवास्तव अंकल और आंटी ने बहुत हेल्प की। अगर वो नहीं होते तो मैं तो अनु को संभाल ही नहीं पाता। ठीक है, अब जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी। सर ये तो एक सिंपल सुसाइड केस लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी ट्रेन से टकराने से ही मौत हुई है। किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है। पर किसी ने एक अंधी लड़की को ट्रैक पर जाने से रोका क्यों? कुछ तो नॉर्मल नहीं है। लगता तो सुसाइड ही है, लेकिन वो अकेले इतनी दूर तक पहुंची कैसे? सारे सबूत और गवाह इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अनुराधा ने आत्महत्या की है। उसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया ही था। साफ तौर पर यह मामला डिप्रेशन से गुजर रही एक लड़की के अपने आप को खत्म कर देने का लग रहा था।
लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पुलिस इस बात से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रही थी। खासकर ये बात कि अनुराधा इतनी दूर अकेले क्यों गई होगी, और अगर एक अंधी लड़की सुसाइड करने के लिए ट्रैक पर चल रही होगी तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा होगा। कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिलना जरूरी था। क्या ये सब कुछ संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश। पुलिस ने अपने तरीके से कुछ और लोगों से पूछताछ करने का फैसला लिया। मैं तो सुबह निकल जाता हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ, यहाँ तो किसी को जानता भी नहीं। रोहन तो दिख जाता था, पर उसकी बहन को तो मैंने कई महीनों से नहीं देखा है। बाहर बहुत कम निकलती थी और अकेले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है? हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं साहब। तो सोते कब हो? ऐसे ही साहब, दिन में कभी सो जाते हैं दोपहर के खाने के बाद, रात में अक्सर सो जाते हैं। वो क्या है ना कि रात में लोग कम आते जाते हैं। सब यहाँ कौन सा आतंकवादी आने वाला होता है साहब। ऐसे सोसाइटी वालों को 2 पैसे कम में 24 घंटे का चौकीदार मिल जाता है और हमको भी 2 पैसे अधिक मिल जाते हैं साहब। अनुराधा को जानते हो? वो अंधी लड़की साहब, रोहन की बहन। हाँ, 16 तारीख को यहाँ से बाहर निकली थी, देखा था? नहीं साहब। ठीक से याद करो। पक्का याद है साहब, रोहन उसका बहुत ख्याल रखता है। भैया जी, रोहन साहब। इंटरनेट से सब सीख लिया मैंने, 1 नंबर चोटी बनी है तेरी। रोहन साहब, हाँ, कल सुबह पानी नहीं आएगा तो आज शाम को ही भर लीजिएगा कल सुबह के लिए पानी। अच्छा ठीक है। 1 मिनट गुड्डू। हाँ, इसका ख्याल रखना, ठीक है? और ये कहीं बाहर जाए ना तो मुझे या श्रीवास्तव अंकल को फोन कर देना। पक्का फोन करेंगे साहब। साहब, अनुराधा अगर यहाँ से बाहर जाती तो हम पक्का उसको रोकते या फिर श्रीवास्तव साहब को कॉल करते। साहब, हम कई सालों से इस सोसाइटी में हैं। ड्यूटी ठीक से करते हो? एकदम चुस्ती से करते हैं साहब। देखते हैं। यह है चुस्ती की ड्यूटी। एंट्रीज भी पूरी नहीं है। अगर कुछ छुपा रहा है या झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है तो 20 साल के लिए अंदर करूंगा, समझा ना? नहीं। चुप। इन घरों में जाकर पूछताछ करते हैं कि वाकई में ये लोग आए थे या फिर फेक एंट्रीज। तो हाँ सर, सुमित मेरा चचेरा भाई है और 16 तारीख को मेरे घर आया भी था। लेकिन बात क्या है साहब? कुछ नहीं, ऐसे रूटीन इंक्वायरी। लेकिन सुमित ने गेस्ट एंट्री रजिस्टर में ना तो अपना मोबाइल नंबर लिखा है ना साइन किया है। क्यों? अरे साहब, वॉचमैन बहुत ही लापरवाह है सर। कई बार विजिटर्स को खुद ही मना कर देता है रजिस्टर में एंट्री करने के लिए। बोलता है कि इससे पेज भर जाएगा। मैंने उसको कई बार डांटा साहब, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वैसे ही हो जाता है। और तो और साहब, उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। वो आने जाने वाली लड़कियों को घूरता रहता है। अपने पड़ोस में जो मिश्रा जी रहते हैं उनकी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी थी साहब। लोग तो पुलिस में रहने वाले थे। माफी मांगने पर मामले को दबा दिया गया था साहब। ठीक है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, रमेश को क्यों नहीं जानता? मेरे दोस्त का बेटा है वो, और 16 तारीख को यहाँ आया भी था। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? वॉचमैन की तो बात मत करिए आप। नंबर 1 का घटिया और बेकार आदमी है। अरे साहब, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है। मैं तो पुलिस में जाने वाला था, लेकिन सोसाइटी वालों ने रोक लिया। पता नहीं सेक्रेटरी से उसने क्या सेटिंग करके रखी है कि हर बार बच जाता है। ठीक है सर, मुझे लगता है इस सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। चलो। आपकी सोसाइटी के वॉचमैन के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं, फिर भी आपने उसे हटाया क्यों नहीं? और ना ही पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज की है? सर, कुछ तो सोसाइटी के लोगों का भी प्रॉब्लम है। लोग उससे अपना पर्सनल खुन्नस निकालते हैं, अपना सामान मंगवाना चाहते हैं, और जब वो ड्यूटी छोड़कर जाने से मना कर देता है तो लोग उसकी शिकायत कर देते हैं। पहले कुछ लड़कियों ने सर उसके खिलाफ शिकायत की थी, पर पिछले 1 सालों से सर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं सर तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके उसे हटा देता हूँ। जी नहीं, पहले मैं तो उससे ठीक से बातचीत कर लूँ। सच यही है साहब कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम मानते हैं साहब कि रजिस्टर में एंट्री को लेकर हम थोड़े लापरवाह जरूर थे, लेकिन रोहन की बहन वाले मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हम पर भरोसा कीजिए, बहुत गरीब आदमी है हुजूर। एक अंधी लड़की अपने घर से निकलकर सोसाइटी के गेट से बाहर जाती है और तू देख नहीं पाता है, कैसे भरोसा कर लूं? हमारी किस्मत टूटी थी हुजूर। हो सकता है उसी वक्त हमारी आंख लग गई हो। और ये आंख लग गई थी या जानबूझकर आंख बंद करके बैठा हुआ था? हाँ साहब, आप बेकार में हमको मार रहे हैं साहब। साहब, वो अमन भी तो उस दिन आया था, लेकिन वो बड़े घर में रहता है, पैसा वाला है, तो उसको नहीं पकड़िएगा। बस हम गरीब को ही मारिएगा सब मिलके। कौन अमन? श्रीवास्तव साहब का बेटा है। क्या? श्रीवास्तव का बेटा?
और आपके बच्चे? हमारा बच्चा नहीं है साहब। हाँ, जो रोहन के पड़ोसी श्रीवास्तव, उन्हीं का बेटा है अमन। एक नंबर का पियक्कड़। उस दिन महीनों के बाद आया था साहब। पहले भी रोहन की बहन से छेड़छाड़ के मामले में उसे सोसाइटी से बाहर निकाला जा चुका है। अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आगे से सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसकी एक एक मिनट की खबर चाहिए मुझे। देंगे साहब। और ये मत सोचना कि तुझ पर से नजर हट गई है। निकल। पुलिस को गलत जानकारी देना भी अपराध है, जानते हैं ना? सजा हो सकती है इसके लिए आपको। हमने कोई गलत जानकारी नहीं दी साहब। आपने कहा था आपका कोई बच्चा नहीं, फिर ये अमन कौन है? अमन ने मेरी कोख से जन्म जरूर लिया है, पर हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हम उसे घर से निकाल चुके हैं। घर से निकाल दिया तो मतलब वो आपका बेटा नहीं रहा? आपको मैं बताना चाहिए था कि आपका एक बेटा है जो अब आपके साथ नहीं रहता है। उस दिन वो यहाँ क्यों आया था? पैसे मांगने आया था साहब, पर हमने उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। पैसे उसको दे देते तो उसकी आदत और बिगड़ जाती। क्या बताऊं साहब, उसे जुए और शराब की तो इतनी खराब आदत लगी है कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे वो भी चुरा कर ले गया और जुए में हार गया। और एक बार तो हद ही कर दी उसने, अनुराधा पर बुरी नजर डाली। तब से हमने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, घर से निकाल दिया साहब। माँ बाप की बातों से ये तो क्लियर है कि वो वॉचमैन सही बोल रहा था। सिंह इस अमन को थाने बुलाओ। चल बता, क्यों गया था उस दिन वहां पर? सर मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी, इसलिए पेरेंट्स के पास गया था मैं पैसे मांगने के लिए, और उन्होंने भी मना कर दिया पैसे देने से मुझे। और तूने गुस्से में अनुराधा को मार दिया क्योंकि तेरे माँ बाप तुझसे ज्यादा उससे प्यार करते थे और तेरी बुरी नजर भी थी ना उस पर। मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? सर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, एक बार अनुराधा को देखकर बहका जरूर था मैं। सर उसका भाई चाबी छोड़कर जाता था रोज मेरे। हेलो, आंटी हैं? हाँ अंदर है। आंटी। हाँ बेटा। आंटी अनु का ख्याल रखिएगा। मैंने वैसे उसका खाना बना दिया है, जल्दी आने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ अगर जल्दी आ गए तो हम शाम का खाना साथ में ही खाएंगे। जी। अपना ख्याल रखना। मुझे पता था वो अकेली रहती है, और मौका पाकर मैं उसके पास चला गया एक दिन। उसे देखता था पर कभी भी टच नहीं किया सर उसको। लेकिन तेरे माँ बाप का कहना है कि तूने उसके साथ बदतमीजी की। सर वो झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सर बताता हूँ सर, एक बार, सिर्फ एक बार उसको टच किया था और मैं इंतजार करने लगा कि रोहन कब जाए और मैं वहां जाऊँ। अनुराधा चुप रहो, शांत रहो। अब अमन भी आप? किसी को क्या पता चल रहा है क्या हुआ? दिन रात भैया भैया छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। तू यार रोहन के घर में क्या कर रहा है? क्यों? बच्ची को छेड़ रहा है? नहीं है। अरे ये छेड़ रहा तो बच्ची को। ऐसा कुछ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है तू? ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं। नहीं ये झूठ बोल रहे, इन्होंने मुझे छुआ था और मैंने सुना था इन्होंने
फोटो भी ली थी। झूठ बोल रही है ये। नहीं सच्ची। देखो अरे ये देखिए, अमन, और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने अनुराधा को ट्रेन के आगे धकेल दिया। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, और इस सब से मुझे क्या मिल जाएगा? सर वो कोई बच्ची तो है नहीं जो मेरे साथ चुपचाप चली जाती। सर गुस्सा जरूर आया था मुझे उसके ऊपर, क्योंकि उसी के कारण मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाला था। मैं बहुत परेशान था सर, और मैं ये सब क्यों करूंगा सर? ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन गायब मत होना। जी सर। जब बुलाऊं फौरन आ जाना। जी सर। निकल। बात तो इसकी सही है, अनुराधा इसके साथ क्यों जाएगी? जब इसने अनुराधा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी तो उसने शोर मचाकर अपने आप को बचा लिया था। मतलब अमन का अनुराधा को बहला फुसला कर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि अनुराधा किसी जान पहचान वाले के साथ ही घर से निकली होगी। अब इस मामले में रोहन ही कुछ और बता सकता है। हेलो साहब, गुड्डू बात कर रहे हैं, वॉचमैन। हाँ बोलो साहब। अभी अभी मैंने रोहन साहब की दोस्त को किसी से बात करते हुए सुना। साहब वो अनुराधा के मर्डर से जुड़ी कोई बात कर रही थी। रोहन साहब की दोस्त भी इसी सोसाइटी में रहती है साहब। पता मालूम है उसका? हाँ साहब, 2 गली छोड़ के। ठीक है, और कुछ पता चले तो अपडेट करना। जय हिंद साहब, बताते रहेंगे। जी, रोहन को जानती हैं? मैं रोहन को कुछ सालों से जानती थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त या? एक्चुअली हम दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप की वजह? रोहन अपनी बहन के केयर में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। और हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम दे, पर नहीं। डेट में होने के बाद भी उसका दिल और दिमाग अनुराधा के केयर में ही लगा रहता है और हमारे झगड़े होने लगे। तुम कहाँ बिजी हो रोहन? अरे कुछ नहीं, मैं वो बस मिसेस श्रीवास्तव को मैसेज कर रहा था। अनु की चाय का टाइम हो गया है ना, वो खुद बनाती तो गिरा देती। रोहन, वो अपना ख्याल रख सकती है। वही तो नहीं रख पाती है ना। रोहन, वो दुनिया की अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो अंधी है। ये क्या तमीज हुई बात करने की? उसे अंधी मत बुलाओ। क्या बोल रहा? सूदा आरती, वो हमारी पहली लड़ाई नहीं थी और ना ही आखिरी। अल्टीमेटली हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बावजूद हमारे झगड़े होते ही रहे। किस वजह से? प्रतीक। ये प्रतीक कौन है? रोहन के बाद मैं प्रतीक से मिली, वो मुझे अच्छा लगने लगा और हम बाहर मिलने लगे। और एक दिन चलो मेरे साथ। रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। आरती, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम चलो यार। अच्छो क्यों? अपनी बहन से फुर्सत मिल गई? अरे जा जाके देख, अंधी का साली कहीं घर ना जा। छोड़ दूर रहे मुझसे, मैं तेरी बहन को घर से उठा लूंगा मैं। अबे छोड़ना यार। रोहन से आखिरी बार कब मिली थी? राधा की मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं रोहन से मिलने गई थी। दुख हुआ था या खुशी? जी। प्रतीक कहाँ मिलेगा? पुलिस के लिए एक साथ 2 खुलासे हो गए। पहला ये कि रोहन भी किसी रिलेशनशिप में था, और दूसरा, रोहन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड प्रतीक के साथ मारपीट की थी। आरती के स्टेटमेंट के मुताबिक ये प्रतीक भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसने भी रोहन से बदला लेने की बात कही थी। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में प्रतीक का नाम भी आ गया था। कहीं ये प्रतीक ही तो नहीं था जिसने अनुराधा की हत्या करके रोहन से अपना बदला लिया था। अब पुलिस के लिए प्रतीक से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। हाँ सर, ये सही है कि रोहन और आरती के ब्रेकअप के बाद आरती और मैं मिलते थे। तूने तो रोहन से बदला लेने की कसम भी खाई थी, और अंधी अनुराधा तेरी कसम पूरी करने के लिए बहुत इजी टारगेट थी ना, और इसीलिए तूने उसे मार डाला। नहीं सर, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मर्डर तो दूर की बात है सर। ठीक है, इस पे नजर रखो, बैकग्राउंड चेक करवाओ इसका। आरती से पूछ लिया, इस प्रतीक की बात भी सुन ली। अब जरा इस रोहन से पूछते हैं, पता तो चले कि तीनों में से सच कौन बोल रहा है। हाँ सर, पहला हाथ मैंने उठाया था। मैं उससे नफरत करता था, उसकी वजह से मेरी आरती दूर हुई थी, और उसने मेरे बहन के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तुम्हारी बहन कहीं पढ़ाई करती थी क्या? जब हम पहली बार तुम्हारे घर गए थे तो वहाँ ब्रेल में लिखी कुछ किताबें देखी थी।
हाँ सर, ब्लाइंड स्कूल में। दरअसल जब से उसकी आंखों की रोशनी गई मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर एक दिन जब श्रीवास्तव अंकल और आंटी 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दौरान अनु का ख्याल कौन रखेगा। तब अंकल ने सजेस्ट किया कि मैं उसे किसी ब्लाइंड स्कूल में डाल दूँ। फिर मैंने अनु से इस बारे में बात की। अनु जी भैया। तुम्हें ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा और इसके लिए तुम्हें ब्लाइंड स्कूल जाना होगा। वहाँ जाकर तुम काम करना सीख लोगी, बाहर घूमना फिरना सीख लोगी और हो सकता है कोई नया काम भी सीख लो। मतलब आप मुझसे थक गए हो, आप मुझसे परेशान हो गए हो ना भैया? नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझे गलत मत समझ, मैं ऐसे काम छोड़ के कितने दिन तक तेरी देखभाल कर पाऊंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ तेरे इलाज के लिए तुझे अब्रॉड लेके जाऊँ, तेरे लिए पर्सनल ट्रेनर रखूँ, लेकिन बेटा इन सब के लिए पैसे चाहिए ना। काश भगवान मेरी आंखों की जगह मेरी जान ही ले लेते। तू बैठ यहाँ पे, बैठ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी पापा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू ब्लाइंड स्कूल नहीं जाना चाहती ना, तो तू मत जाना, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भैया शायद आप सही कह रहे हो, मैं अंधी हूँ, ये चीज मुझे एक्सेप्ट करनी ही होगी। पर क्या करूं भैया, इस अंधेरे में मेरा दम घुटता है। इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मैं अपने भाई का चेहरा भी ना देख सकूं। अरे भैया आप कितने पतले हो गए हो। मेरी चिंता करने के कारण आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो ना भैया? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं भैया ऐसा ही है। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखोगे तो मैं ब्लाइंड स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। पहले मंथ में तो हम लोग इसे खुद से चलना सिखाएंगे, छड़ी के इस्तेमाल करके। उसके बाद बसों और ऑटो में ट्रेवल करना, ताकि खुद से कहीं भी आ जा सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अरे अनु, भैया कैसी मेरी बहन? मैं एकदम ठीक हूँ। भैया आपको पता है मैंने ना टिकट खुद लिया और बिना किसी और के सपोर्ट के अकेले घर वापस आई। हाँ पता है इतने टाइम के बाद बस में जाने में बहुत मजा आया। अकेले? हाँ झूठ बोलती है। नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रही है। इसने अकेले ही पूरा ट्रेवल किया है। मैं तो बस इसीलिए साथ आई कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर सकूं। क्यूट सिस्टर, माय बेस्ट ब्रदर। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर फिर एक दिन मुझे ब्लाइंड स्कूल से फोन आया। देखिए, जो लोग जन्म से अंधे नहीं होते हैं और कुछ समय बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनके साथ कुछ मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं अनुराधा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, आज सुबह ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या? और जब हमारे स्टाफ के लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने एक कसर फोड़ दिया। उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। मैं अब और उसे यहाँ नहीं रख सकता, सॉरी। फिर मैं उसे अपने साथ ले आया। अनु को बहुत अटेंशन चाहिए होता। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसे दवाइयाँ भी दी, उसका डिप्रेशन कम होने लगा। फिर एक दिन मुझे एक एनजीओ के बारे में पता चला जो ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ रखकर पर्सनल केयर और अटेंशन देती थी। मैंने जब अनु से इस बारे में बात की तो वो झट से मान गई। उसे जानकर खुशी थी कि वो किसी मैच्योर ब्लाइंड कपल के साथ रहेगी। बस चंडीगढ़ से आकर मैं उसे वहाँ ले जाने वाला था। कौन सा एनजीओ? वसुधा। पुलिस वसुधा एनजीओ गई और वहां जाकर पता चला कि रोहन ने सच में वहां पर अनुराधा के लिए बुकिंग करवाई थी। पुलिस डॉक्टर प्रधान से मिली और उन्होंने भी कहा कि अनुराधा हाई डिप्रेशन में थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। किसी भी केस की फाइल को बंद करने से पहले पुलिस ये सुनिश्चित कर लेती है कि अब किसी भी दिशा में तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और अनुराधा के केस में भी पुलिस ये केस की फाइल बंद करने ही वाली थी कि अचानक उनके सामने एक ऐसा तथ्य आया जिससे वो चौंक गए। ये तथ्य किसी किरदार के रूप में सामने नहीं आया था, बल्कि ये सिर्फ एक परिस्थिति की जानकारी थी और इस परिस्थिति का खुलासा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अनुराधा ने सुसाइड किया था।
अगर आपको हमारे इस नतीजे पे कोई भी डाउट हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। हम इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जहाँ तक मुझे पता था मैंने आप लोग को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आप लोग इन मामलों को मुझसे बेहतर समझते हैं। तुम चंडीगढ़ क्यों गए थे? कितनी बार बता चुका हूँ, जॉब के सिलसिले में। क्यों? अरे क्योंकि वो बेटर ऑफर दे रहे थे। मतलब तुम परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होने वाले थे? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, पर उनके ऑफर में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब तुम अपनी अंधी बहन को 3 साल के लिए वसुधा एनजीओ में डंप करना चाहते थे? क्या हुआ? अपनी बहन के बारे में कुछ भी भला बुरा सुनने पर उबल पड़ते हो तुम। प्रतीक को तो मार भी दिया था, यहाँ एकदम शांत बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जा सकते हो। सर, इसकी दी सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही निकली है। सिंह, अब तक हमने इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसकी इंक्वायरी नहीं की है। आज की पूछताछ से थोड़ा हिला हुआ लग रहा है ये। अब इसकी इंक्वायरी निकालते हैं, इसके ऑफिस चलते हैं। रोहन बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार लड़का है। उससे हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। हाँ, उसकी सिस्टर के कारण कभी कभी हमें उसे रिलैक्सेशन देना पड़ता था, लेकिन इससे उसके कभी काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वो अपनी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज से खुश था? हाँ बिल्कुल सर, रिसेंटली हमने उसकी सैलरी बढ़ाई, उसका प्रमोशन भी किया। ही वॉज वेरी हैप्पी। मुझे रोहन की ट्रैवल की सारी जानकारी चाहिए, जाने की भी और आने की भी। यस सर। लेकिन सर, आपको रोहन पे शक है? जिस तरह के बयान लोगों ने दिए हैं उससे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि रोहन ने ही अपनी बहन का मर्डर किया। लेकिन फिर भी केस बंद करने से पहले सारी जानकारी लेना जरूरी है। सर, रोहन को बुलाओ। सर, हाथ में क्या हुआ? ये चोट लग गई सर। और कितना झूठ बोलोगे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं गिर गया था। ऐसी चोटें अक्सर कलाई काटने की कोशिश में ही लगती हैं। हाँ सर, हाँ सर, मैंने कलाई काटने की कोशिश की सर, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। मैं अपनी बहन के बिना जीना नहीं चाहता। इतना ही प्यार करते थे उससे तो उसे मारा क्यों? सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। ये तुम्हारे चंडीगढ़ जाने की ट्रेन की टिकट्स और ये फ्लाइट की टिकट्स दोनों की बुकिंग करा के रखी। कोई खास कारण? अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। जानता हूं, और उसी गिल्ट में खुदकुशी करने की कोशिश की। जानना यह चाहता हूं कि उसे मारा क्यों? अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, पर मैं आरती को भी चाहता था। मैं आरती के साथ जीना चाहता था, पर अनु के वजह से हमारे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे। मैं 3-4 घंटे में आऊंगा, फिर हम खाना साथ। अरे अनु, अरे ये कैसे हो गया? भैया भैया, वो वहाँ चोट लग गई। हेलो। हाँ हाय आरती। आरती, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। वो अनु को चोट लग गई है थोड़ी। मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं रोहन? रोज तुम कोई ना कोई बहाना देते हो, अनु ये अनु वो। एक काम करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ, ये सही होगा। तुम जाकर ना अपनी लाडली बहन को संभालो, और प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे आरती, मेरी बात तो सुनो। आरती, हेलो हेलो। बाद में मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गया था। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ना मैं अनु को छोड़ पा रहा था और ना ही आरती को बुला पा रहा था। मैं बस इतना जानता था कि अगर अनु किसी तरह मेरी लाइफ से चली जाए तो आरती मेरी जिंदगी में आ जाएगी। फिर मुझे कहीं से पता चला कि एक एनजीओ है जो ब्लाइंड लोगों को स्टेशन से उठाते हैं और उनके फूड और शेल्टर का इंतज़ाम करते हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने 14 तारीख को चंडीगढ़ की ट्रेन की टिकट ली और 18 की रिटर्न, और फिर मैं 16 तारीख की फ़्लाइट से भोपाल आ गया और उसे फ़ोन किया। हेलो। हेलो अनु, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ भैया, मैं आपकी आवाज़ पहचानती हूँ। क्या हो गया आपको? अच्छा सुन, मैं आज वापस आ रहा हूँ।
मेरी जॉब पक्की हो गई, सैलरी भी अच्छी है। मैं तेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर और केयर टेकर रखूँगा। और वहाँ ना बहुत बड़ा बंगलो है, लॉन भी बहुत बड़ा, तू वहाँ पर घूम सकेगी। अरे वाह, कांग्रेट्स भैया। एक काम कर, तू भोपाल स्टेशन आ जाना, हम वहाँ से कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी 1-2 रोज में चंडीगढ़ शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन तू अकेले आ तो जाएगी ना? भैया आप भूल गए क्या, ट्रेनिंग स्कूल में मैंने सब कुछ सीखा है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप खाली मुझे ये बताओ कि मैं कितनी देर में आऊँ। घंटे भर में। अच्छा सुन, तू श्रीवास्तव अंकल को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है? हाँ हम उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है भैया। वो भोपाल स्टेशन पहुंच गई, मैं उसे लेके प्लेटफॉर्म पर आ गया। तू बस 1 मिनट यहाँ ठहरा। हाँ। मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ, यहीं पर रुकना। हाँ। भैया 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 आप कहाँ गए? भैया क्या हुआ बेटा? वो मेरे भैया ना टिकट लेने गए थे। कहाँ पे गए? पता नहीं कहीं गए, आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे बेटा, आप रो मत, आ जाएंगे। भैया क्या हुआ बेटा? भैया उनके भैया कहीं चले गए। नंबर है क्या आपके पास? नंबर नहीं पता। रो मत बेटा, भैया आ जाएंगे। 2 घंटे वेट करने के बाद भी कोई एनजीओ वाला उसे लेने नहीं आया। वो घबरा गई और रोने लग गई, और मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। मैं झट से उसके पास चला गया। भैया क्या हुआ? भैया 2 घंटे से परेशान हो रही है। भैया कहाँ थे भैया? मैं टिकट लेने गया था। मैं डर गई थी। आप नंबर भी नहीं दे, कुछ नहीं। सॉरी थैंक यू। चलो अरे मैंने बोला था ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भैया आपने कितना देर लगा दिया। सॉरी रियली सॉरी। संभल के, सीढ़ी है। क्या हुआ भैया? आप इतने चुप क्यों हो? I'm sorry भैया, मैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो दी, पर मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे छोड़कर चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन भैया मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। भैया 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 आपका भैया 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 कहाँ आप? मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि अंधी वो नहीं, अंधा मैं हो गया था। भावनात्मक यानी कि इमोशनल परेशानियां थी रोहन के साथ,
लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो निहायत ही क्रूर था। जब कोई रिश्ता बोझ बनने लगता है तो उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग जुर्म का सहारा लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो अकेले में घुटने से बेहतर है कि आप किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करें या फिर किसी डॉक्टर से मिलें। रोहन अगर चाहता तो अपनी परेशानियां श्रीवास्तव जी के साथ डिस्कस करके भी कोई रास्ता निकाल सकता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी एक अच्छे भाई की छवि खराब हो सकती है। भाई बहन का रिश्ता किसी छवि का मोहताज नहीं होता है, ये एक पवित्र और आजीवन निभाने वाला रिश्ता माना जाता है। अपनी छवि को बचाने के चक्कर में रोहन ने इस पाक रिश्ते को दागदार कर दिया और जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी उसे खो दिया। जब भी आप कभी इमोशनली कंफ्यूज या हेल्पलेस महसूस करें तो एक दस्तक है कि आप शायद कोई गलत फैसला ले सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि आपको मदद की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसे अपने भरोसे के लोगों के साथ शेयर करें। एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बने, इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके अपने भी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।